तो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, जो कि अपना अकाउंट सब्जेक्ट है। तो कल अपन ने एक बेसिक इंडेक्स देखा था कि 11th अकाउंट में क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो जो आपके सामने दिख रहा है ये पूरा अपना ओवरऑल 10 चैप्टर है जो अपन पढ़ने वाले हैं अपने 11th क्लास में। तो अबे जो पहला चैप्टर है अपना वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जो अभी जो फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है अपना, उसमें पूरा लगभग थ्योरी है पूरा। तो इसमें मैं आपको थ्योरी तो पढ़ाने वाला हूँ वन बाय वन लाइन, और उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि उसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि अगर आप उन सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अकाउंट। इसलिए अपन क्या करते हैं, हर एक चीज पढ़ेंगे वन बाय वन, और उसके साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल देते चलूंगा कि ताकि आपको समझ सके कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये जो चैप्टर है अपना पहला, तो इसमें बस बैकग्राउंड दिया हुआ है अपना कि बुक कीपिंग मतलब क्या है, अकाउंटेंसी मतलब क्या है, वो सब चीजें अपन इधर पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है अपना, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है अपने, क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं अपन इस चैप्टर में। तो पहला तो अपन इसमें पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, और सेकंड वाला है वो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है अपने पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, ये सब चीजें अपन इधर पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद में डिफरेंस पढ़ना है अपने को कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। कल मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को क्या डिफरेंस है, कल वो मैंने बताया था। आज अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे जो पढ़ने वाले अपन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी का मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ने वाले। उसके बाद में बेसिक बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम कैसे वर्क करते हैं ये भी अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इधर पढ़ने वाले हैं अपन। उसके बाद में बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंट में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, उन सब का मीनिंग भी अपन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद में कन्वेंशन क्या है अकाउंटिंग का, और प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे कवर होने वाली है। उसके बाद में जो 1.9 का जो अपना यूनिट है, उसमें अपन सीखने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और IFRS। अभी आपको 11th और 12th में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जब आप CA की या फिर CS या CMA की जब भी पढ़ाई करेंगे फ्यूचर में, तो ये चीज आपको बहुत डिटेल में उधर पढ़नी है। लगभग लगभग पूरा सब्जेक्ट ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड है आगे जाके आपको CA में। इधर सिर्फ आपने को ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है और IFRS क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। और जो फॉरेन कंट्री में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको IFRS बोलते हैं। तो इस चैप्टर में तो आपको पूरी थ्योरी है, सोना नहीं है आपको क्लास में, पवन सोना नहीं है क्लास में, थ्योरी सब्जेक्ट है। लेकिन इस थ्योरी के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको नींद ना आ सके। ठीक है, बाद में तो बाकी जो चैप्टर है अपने, पहले दो चैप्टर पूरे 10 चैप्टर है, दो चैप्टर थ्योरी है थोड़ा सा, और बाकी जो 8 चैप्टर है अपने उसमें पूरा अपने मेरे को प्रैक्टिकल पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा कुछ दिन पहले एक दो दिन अपन ये बेसिक ही पढ़ेंगे। चलो तो इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन। सबसे पहले तो क्या है इंट्रोडक्शन में, चलो चलो तो मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, थिकनेस कम कर लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो इंट्रोडक्शन में बुक कीपिंग इज अ related to recording of business transaction. Business enterprises and other organizations deal in activities which involve exchange of money or money's worth. तो बुक कीपिंग मतलब क्या है, बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किसका करते हैं अपन, गुड्स जो भी अपन सेल करते हैं परचेस करते हैं।
आइदर वो मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है या फिर मॉनेटरी वर्थ में हो सकता है, वही ट्रांजेक्शन अपन बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके आगे ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंटरनल डिसीजन एज टू वेदर द एक्टिविटीज आर फेजिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यू और नॉट। तो बुक कीपिंग से क्या समझ में आता है अपने को? और जब भी अपन बुक कीपिंग करते हैं तो अपन पूरा रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं। जब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन तो उसका अपने को क्या आउटपुट मिलता है, अपने को समझ में आता है कि अपना प्रॉफिटेबिलिटी है या लॉस है, उस चीज पे अपन अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये सब डिसीजन लेने वाले, यही इधर बताया इन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज required not only by the proprietor and managers of business and other organization but also to various stakeholders such as government, investor, customer, employee, researchers। ये जो बुक कीपिंग है अपना या अकाउंटेंसी है, ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस तक ही उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बिजनेस करते हैं तो अपने को प्रॉफिटेबिलिटी होता है या फिर लॉस होता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी होता है तो अपने को टैक्स भरना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट कंसर्न भी आता है उधर, क्योंकि टैक्स जमा करना है अपने को प्रॉफिट पे। जनरली अगर अपनी कंपनी रहती तो 30% टैक्स लगता है अपने को, तो वो इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्व है। बुक कीपिंग करना घर पे करना है बस, वहां तक सीमित नहीं है, अपने को ये सब चीजें इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होगा, ये गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी होगा ये सब चीजें। तो ये सब चीजें इधर अपन पढ़ रहे। बाद में इन्वेस्टर, अगर किसी को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये बिजनेस मेरा खुद का है, अब इसमें मेरे को और एक एडिशनल कैपिटल लगने वाला है, तो मैं इन्वेस्टर को बताऊंगा आप कैपिटल मेरे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करो। तो उनके डिसीजन के लिए भी मेरा अकाउंटेंसी जो है, बुक कीपिंग है, ये बहुत रिलेवेंट है। उसके बाद में कस्टमर, कस्टमर भी अपना पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि अपना परफॉर्मेंस कैसा है, अपना सेल कितना है, ये सब चीजें कस्टमर भी एनालिसिस करता है कि बिजनेस कब से चालू है। तो ये सब चीजें के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि उसमें और एम्प्लॉय की बात बताई है इन्होंने, एम्प्लॉय का क्यों, अगर कंपनी वेल कर रही है, सब ट्रांजेक्शन अच्छे से, प्रॉफिटेबिलिटी, तो ही कंपनी में अपने एम्प्लॉय सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज कंपनी अगर अपन सैलरी टाइम पे नहीं देते तो भाग के चले जाएंगे। इसलिए हर एक लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। इसलिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचना है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब चीजें अपन आगे वाले पैराग्राफ में देखने वाले हैं। इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम, मिनिस्टर कौटिल्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था इंडिया में, उस टाइम पे उनके जो मिनिस्टर थे वो थे कौटिल्य। उन्होंने क्या किया है, रोट अ बुक नेम एज अर्थशास्त्र। उन्होंने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, वेयर इन सम रेफरेंस कैन बी ट्रेस रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आफ्टरवर्ड इट वाज कॉल्ड एज देशी नामा। ये तो जो अर्थशास्त्र है ये पहले कौटिल्य ने लिखा था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, अपने राजा थे बहुत पुराने समय पे, तो उन्होंने ये बुक लिखा था अर्थशास्त्र। उसी के कुछ रेफरेंस आगे जाके अपने को मिलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते थे, देसी नामा। मतलब जो बुक्स मेंटेन करते हैं उसको उन्होंने अर्थशास्त्र बोला था पहले, और बाद में कुछ रेफरेंस ऐसे मिलते हैं अपने को बाद में कि उसको अपन देसी नामा भी बोलते हैं, जो रिकॉर्ड अपन रखते हैं अपने बिजनेस का या फिर अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन का। तो उसके बाद में आगे क्या है, इन अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय द एजेंट हु वाज मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्दी पीपल। तो पहले क्या होता है, जब सिविलाइजेशन डेवलप हो रहे थे अपने ओवरऑल जो भी वर्ल्ड है अपना, तब क्या होता था, जो बड़े बड़े वेल्दी लोग हैं जिनके पास पैसा है वो, तो उनके कुछ एजेंट रहते थे, वो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। ये भी रेफरेंस अपने को मिलता है अकाउंटिंग का कैसे इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद में दे प्रिपेयर अकाउंट्स पीरियडिकली फॉर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके लिए वो रिकॉर्ड प्रिपेयर करते थे। द रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वेयर फाउंड इन द 12th सेंचुरी। अभी अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है अपना डेबिट और क्रेडिट, उसको अपन क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, वो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो ये रेफरेंस कब मिलता है अपने को, 12th सेंचुरी में मिलता है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है डेबिट क्रेडिट और डबल एस्पेक्ट क्या होता है अपना अकाउंटिंग में। अभी आप सिर्फ थ्योरी में आपको जस्ट बैकग्राउंड ब्रीफ कर रहा हूं कि अकाउंटिंग कैसे ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है और कैसे डेवलप हुआ है। उसके बाद में जब अकाउंटिंग का इरा देखते हैं अपन, तो इन 1949
ऐसा समझो कि 1949 से जो अपना रियल अकाउंटिंग है, जो डबल एंट्री सिस्टम, वो 1494 में मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो है अपना डबल सिस्टम का, वो 1494 में स्टार्ट हुआ है। तो कौन थे आपने, तो थे लुक्का दे बार्गो पैसिवेली, ये जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग बोले जाते हैं इनको। तो इन्होंने जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एकदम सिस्टमैटिक अच्छे से डेवलप किया, वो यही थे अपने, कौन थे, लुक्का पैसिवेली। तो उसके बाद में अगर देखते हैं अपन, वो जो थे एन इटालियन मर्चेंट इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो वो एक इटालियन मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उन्होंने ये सब चीजें डेवलप की कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th and 19th century, large scale of operation were carried on and joint stock companies emerged as an important form of organization which involve separation of ownership from management। तो उसके बाद में क्या हुआ, 18th और 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, फिर जो इंडस्ट्रीज है अपने, जो बिजनेस मॉडल है, ये सब डेवलप हो रहा था। उसी टाइम पे जॉइंट स्टॉक कंपनी डेवलप हो रही थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जो अभी अपन प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, उसको उसी को पहले जमाने में क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते थे। आपने सुना होगा, आपने इतिहास में पढ़ा रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के रहती थी, उसको ही अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते थे। उस तरह से ये सब चीजें डेवलप हो रही थी। और उस टाइम पे क्या समझ में आया लोगों को कि बिजनेस अलग है, ओनरशिप अलग है। ये दो चीजें का जो डेवलपमेंट हुआ है कि बिजनेस अलग, ओनरशिप अलग, एक ये कंसेप्ट भी है अपने आगे जाके अपन पढ़ने वाले कि बिजनेस अलग रहता है, ओनरशिप अलग रहता है। दोनों का अपन सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करने का। ये भी सब कंसेप्ट है अपने को आगे जाके अपन पढ़ने वाले हैं। आप सिर्फ ये बैकग्राउंड समझ के ले लेना कि कैसे ओवरऑल अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ है। हेंस to safeguard the interests of the owner and investor, the business establishment required details information about business which paved the way of development of comprehensive financial accounting and information system। तो इस चीजों से क्या हुआ, ओनरशिप अलग, बिजनेस अलग, तो इस चीज से क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी है अभी इस कंसेप्ट की वजह से, जो डबल एंट्री सिस्टम। तो इससे क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर है अपने बिजनेस में, उनको पता होना चाहिए कि अपना बिजनेस में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो उस हिसाब से वो फ्यूचर में डिसीजन लेंगे। जैसे कि अभी आप सोचते हैं कि चलो भाई रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, उनका हर साल क्या होता है, एक बोर्ड मीटिंग होती है, सॉरी उसमें बोर्ड मीटिंग मतलब क्वार्टरली होती है, और जो एनुअल जनरल मीटिंग बोल के एक कंसेप्ट रहता है, वो कंपनीज एक्ट में है, अभी आपको नहीं है। तो एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर एक कंपनी की, पूरा जब साल अपना खत्म हो जाता है तब पूरा एक एजीएम होता है अपना, पूरे साल भर का अपन उसमें ब्यौरा लेते हैं कि क्या अपना बिजनेस हुआ, उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, लॉस है, इन्वेस्टर ने क्या क्या चीजें उसमें डेवलपमेंट की। तो ये सब चीजें अपने को समझ में आती है। तो शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में क्या चल रहा है। अभी रिलायंस इंडस्ट्री है, वो ओनरशिप एक आदमी की तो नहीं है, इसमें ये पूरा पब्लिक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसमें अंबानी फैमिली भी ओनरशिप रखते हैं और पब्लिक भी ओनरशिप रखते हैं। तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, लॉस है, बिजनेस का क्या डेवलपमेंट है, ये सब चीजें कैसे पता चलेगी कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो अकाउंट मेंटेन करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री वाले, इससे शेयर होल्डर को पता चलता है कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बिजनेस में क्या डिसीजन लेना चाहिए अभी आगे। तो ये सब चीजें इसमें कवर होती है आपने। तो बाद में देखते हैं अपन इन 20th सेंचुरी द नीड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन। जैसे कि जो मैनेजमेंट है उनके डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। कॉज मैनेज इमर्ज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि अकाउंटिंग ब्रांच है अपना, वैसे एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल के एक ब्रांच बाद में 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। ये अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अपन सिर्फ अकाउंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो बाद में दो, अकाउंटिंग वाज individual centric in the initial stage of evolution of accounting. It has gradually developed to social responsibility accounting in 20th century. पहले तो क्या था, अकाउंटिंग इंडिविजुअल लेवल तक ही था डेवलप, बाद में सब स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब चीजें के हिसाब से बाद में अकाउंटिंग हर एक चीज से डेवलप होती जा रही है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनको CSR बोल के एक कंसेप्ट होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो एक जो जनरली उनका जो प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल 5 CR के ऊपर अगर उनका प्रॉफिट होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनका जो प्रॉफिट का
एवरेज निकालते हैं 3 साल का लास्ट का, और वो सोशल एक्टिविटी के लिए वो यूज करना पड़ता है प्रॉफिट का एक पोर्शन जो 2% होता है। ये सब चीजें अकाउंटेबिलिटी में धीरे धीरे डेवलप होके यहाँ तक अकाउंटिंग अपना डेवलप हुआ है। यही चीजें इन्होंने सिर्फ थ्योरी में इधर एक्सप्लेन किया है। ये सब चीजें अपन प्रैक्टिकली मैं आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, जैसे जैसे अपने आगे के टॉपिक आते हैं उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। दिस इज ड्यू टू वास्ट ग्रोथ इन बिजनेस एक्टिविटीज एज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड। लगभग लगभग हर एक फील्ड में अकाउंटेबिलिटी का अपने को इंपॉर्टेंस है। दस अकाउंटिंग हैज बिकम इनएविटेबल इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अभी मॉडर्न बिजनेस जो वर्ड है अपना, इसमें भी अकाउंटेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपना। जैसे कि आपने अभी देखा होगा जोमेटो बिजनेस है अपना, अमेजोन है, ओला उबेर है, सब ऑनलाइन बिजनेस है, ये मॉडर्न बिजनेस है अभी आपने सभी। इनमें भी अकाउंटेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई है। सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच से अपन चलेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, तो अपने को मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो करना है। वेट, चलो बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। होती है कुछ चीजें, टेक्निकल इश्यू आते रहते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है अपना, मीनिंग एंड डेफिनेशन है। तो इसमें ये एक्सप्लेन किया इधर, ये अपन पढ़ते हैं। चलो, इन सिंपल वर्ड, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सिस्टमैटिक वेज। कल ही मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, वही इधर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बुक कीपिंग मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सिस्टमैटिक वे, यही अपने को बुक कीपिंग का मतलब होता है। आगे, all the monetary transaction are recorded date wise for accurate business result from such record at the end of the accounting year। तो जो भी अपने मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, वो अपन डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में। अब इधर अपन अभी ये डेट वाइज इधर आ गए हैं, तो मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ क्या होता है अकाउंटिंग में। तो बिजनेस में क्या होता है जनरली, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अपन अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग जो भी होता है अपने पीरियड वाइज होता है। तो जनरली क्या होता है, अभी ऐसे समझो कि आपको और एक कंसेप्ट बताता हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्या होता है, किसी को पता है? पवन, कुछ पता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, बोलो ना, फाइनेंशियल ईयर का मतलब। हम्म, 31 मार्च टू 31 मार्च टू, गलत है कुछ तो, उल्टा हो गया। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। जनरली आप लोगों ने क्या देखा अब तक कि कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर तो सबको पता है। तो कैलेंडर ईयर में क्या होता है, अपना स्टार्ट कब से होता है पूरा ईयर अपना, तो स्टार्ट होता है जैन, 1 जनवरी, 1 जैन से चालू होता है, और खत्म कब होता है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को तो सबको पता है, पार्टी करते हैं ना 31 दिसंबर को, लास्ट डे होता है अपना नया साल जो चालू होना है, तो वो बोलते हैं अपन उसको कैलेंडर ईयर। लेकिन अपने अकाउंटिंग में जो फाइनेंस है, जो बिजनेस है, इधर ये कैलेंडर ईयर का कुछ रिलेवेंट नहीं है। इधर एक नई कंसेप्ट आती है, उसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल ईयर। तो इधर कितने 12 मंथ होते हैं अपने कैलेंडर ईयर में,
वैसे ही फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ होते हैं, लेकिन उसका जो मंथ होता है वो अलग मंथ से चालू होता है। वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अभी ये लेते हैं अपन, ये समझो 12 मंथ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कैलेंडर ईयर। ये कब चालू होता है, 1/1/2025 लेते हैं, और खत्म कब होता है, 31/12/2025, ठीक है। तो ये हो गया कैलेंडर ईयर। ऐसे ही अपना एक कंसेप्ट होता है फाइनेंस में, बिजनेस में और अकाउंटिंग इसमें, तो इसका क्या बोलते हैं अपन, फाइनेंशियल ईयर। ये कब चालू होता है, इसमें भी 12 मंथ होते हैं, लेकिन ये कब चालू होता है अपना, 1 अप्रैल से चालू होता है, 1 अप्रैल 2025, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस है, 12 महीने कैलेंडर ईयर में भी है, फाइनेंशियल ईयर में भी 12 ईयर है, 12 महीने है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो कैलेंडर ईयर है वो चालू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को, और जो अपना फाइनेंशियल ईयर है ये कब चालू होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो जो भी अपन अकाउंटिंग करते हैं अपने अकाउंट सब्जेक्ट में, ये अपना अप्रैल से स्टार्ट होता है पूरा अपना ईयर और खत्म होता है 31 मार्च को। तो ये ध्यान में रखना, जब अपन आगे प्रैक्टिकल अकाउंट सीखेंगे तो उसमें अपन 1 अप्रैल से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट चालू करेंगे और खत्म करेंगे 31 मार्च को। और ये जो 12 महीने है ना, ये 12 महीने का जो हिसाब देते हैं अपन, उसी को क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, 12 महीने के तो अपन एक साथ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन, तो अपन क्या करते हैं, डे वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, और जब 12 महीने खत्म हो जाते हैं तो वो अपना क्लोज हो जाता है वो ईयर, और उसके बाद में अपन उसको क्लोज कर देते हैं और नया ईयर चालू होता है फिर नेक्स्ट अप्रैल से। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो चले अपन अपने डेफिनेशन पे बैक चलते हैं। तो समझ में आ गया ना फाइनेंशियल ईयर का और कैलेंडर ईयर का डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर जो बोला था ना अभी ये डेट वाइज, उसी रिगार्डिंग बोला था कि फाइनेंशियल ईयर में अपन डेट वाइज कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज आर्ट और साइंस of systematic recording, classification, summarization of financial transaction of business for a particular period। ये देखो पीरियड आ गया, तो पीरियड कौन सा होता है अपना, जनरली अपना पीरियड 1 ईयर का होता है। 1 ईयर का अपन अकाउंटिंग करते हैं, मंथली भी कर सकते हैं अपन, लेकिन अगर अपन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईयर वाइज रहता है अपना अकाउंटिंग। तो ये क्या बोलते हैं, जो बुक कीपिंग है अपना वो एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट भी है मतलब क्या, ये जो चीजें अपन करते हैं डेबिट क्रेडिट ये सब चीजें, ये तो आर्ट हो गया ना अपना, डेबिट क्रेडिट करना, हर एक जो एक्टिविटी अपन करते हैं उसी को आर्ट बोलते हैं। और साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी अपन आर्ट करते हैं वो एकदम सिस्टमेटिक एक मेथड है, उसका एक स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको अपन साइंटिफिक वे से रिकॉर्ड करते हैं, इसी को साइंस बोलते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है अपना, आर्ट एज वेल एज साइंस भी है। तो बाद में क्या करते हैं अपन, वो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर वाइज, और बाद में उसको समराइज करते हैं, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड रखते हैं अपन उसको समराइज करते हैं। तो चलो आगे डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अब इसमें से जो सिंपल डेफिनेशन है एक की मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये आपको ये डेफिनेशन बताता हूँ जो सबसे इजी दिख रही है। तो क्या होता है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन द सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही जो चीजें अपन पहले ही पढ़ी थी कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं अपन, बुक कीपिंग। तो ये डेफिनेशन का भी अपने लिए, और आगे अपन बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि फीचर क्या है बुक कीपिंग का। फीचर मतलब क्या क्या है इसमें अपन फीचर कवर होते हैं बुक कीपिंग में। तो चलो ये मैं बताता हूँ कि इसके क्या क्या फीचर्स है। तो इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक फीचर हो गया। बुक कीपिंग का फीचर क्या है, पहला वाला कि जो अपन रिकॉर्डिंग करते हैं डे बाय ट्रांजेक्शन, उसी यही एक फीचर है बुक कीपिंग का। और दूसरा जो देखते हैं वो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जो भी मॉनिटरी या मॉनिटरी वर्क में होता है वही चीजें अपन रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक फीचर है बुक कीपिंग का। जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका अपन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल बार्टर बोल के एक सिस्टम रहता है, मैंने आपको
ये लैपटॉप दिया, आपने मुझको माउस दिया, तो ये बार्टर सिस्टम हो गया। इसमें आपने मनी का लेना देना हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बार्टर, चीजों का लेना देना। इसमें मनी का कुछ है क्या इन्वॉल्वमेंट? तो इन सब चीजों का अपन रिकॉर्डिंग नहीं करते। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लैपटॉप बेचता था और आपसे फॉर एग्जाम्पल 25,000 लेता था, तो ये हो गया मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मैंने क्या लिया? लैपटॉप लिया, आपको क्या दिया? पैसा दिया, तो ये हो गया मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। तो इसका अपन एक फीचर है कि ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं। बाद में क्या है? ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड विच आर यूजफुल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। वही मैंने जो आपको बोला था कि ये जो 12 मंथ होता है अपना, पीरियडिकली रिकॉर्ड करते हैं अपन। ये जाके अपने को फ्यूचर में भी अगर रिकॉर्ड देखना है कि आपने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल अपने को अभी देखना है कि 2021 में अपन ने क्या क्या बिजनेस किया था, तो कैसे देखेंगे? ये अकाउंट के बेसिस पे, बुक कीपिंग के बेसिस पे अपन वो सब ट्रांजेक्शन अभी आज की डेट में देख सकते हैं। एक फीचर है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बाद में क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है? ऐसे तो नहीं है कि अकाउंटिंग चलो पवन के मन में आया कि मैं रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से करता हूँ, ठीक है, और दशरथ ने क्या कहा? मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। वो अलग तरीके से करेगा, वो अलग तरीके से करेगा, ऐसा नहीं चलता है भाई। अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं कर सकते अपन। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अकाउंटिंग के भी, जो अपने आप भी देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के कुछ तो कंसेप्ट है। ये सब चीजें अपने को रूल एंड रेगुलेशन में बताता है कि हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स। इसका सब एक स्टैंडर्ड होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अपने को उस स्टैंडर्डाइज के हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ता है। बस अभी इतना याद रख लो कि कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं अकाउंटिंग के, तो अपन आगे जाके देखने वाले। अगला जो फीचर है वो क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन साइंटिफिक वे। वही जो डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, एक साइंटिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। बस ये फीचर है बुक कीपिंग के। और आगे जाके अगर अपन देखते हैं कि बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अभी तो बस ये कर लो, मैं आपको बाद में और रिवाइज कराऊंगा और आपको समरी बुक दूंगा, तब और एक बार अपन रिवाइज करेंगे, तब और चीजें आपको रिकॉल होगी। अभी बस आपको क्या करना है? सिर्फ चीजें समझ के लेनी है कि उनका उसका मतलब क्या होता है, सब चीजें उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब चीजें समझ के लेनी है। अभी आपको याद नहीं रखना है सब चीजें, बाद में आप जैसे रिवाइज करेंगे, बाद में मैं आपको रिवाइज करके दूंगा, तब अब आपको आगे जाके ये सब चीजें रिकॉल होंगी। अभी रिकॉल करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझ के लो कि मैं क्या बता रहा हूँ, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आगे का जो पॉइंट है अपना वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्ट क्या है अपने बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्यों अपन करते हैं? बताओ देव, तुम बताओ क्या ऑब्जेक्ट क्या है? बुक कीपिंग क्यों कर रहे भाई? बुक कीपिंग तो कर रहे हैं अपन, अकाउंटेंसी कर रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? उसका ऑब्जेक्ट क्या है ये तो पता होना चाहिए ना अपने को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? चल आपके लिए तो सब नया है, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो ठीक है आपके लिए नया है, लेकिन बात को ये सब चीजें आपको याद करनी है। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप complete and accurate record of all financial transaction in the systematic, orderly and logical manner। बस हर एक चीजें घुमा फिरा के उधर ही आ रही है, रिकॉर्डिंग करना, कंप्लीटली रिकॉर्डिंग करना, अकाउंटेबिलिटी करना, ये चीजें सब घूम फिर के उधर ही आ रहा है अपना। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, बुक कीपिंग का फीचर क्या है, सब चीजें। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है अपना कि जो भी अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस में, वो कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन ने 100 ट्रांजेक्शन किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से 50 ही अपन ने रिकॉर्ड किया, 50 घर पे गए, उसका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि पूरा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पूरा अकाउंटिंग क्या है? तो 100% आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है जो भी आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सिर्फ रिकॉर्ड कंप्लीट ही नहीं रखना है, तो एक्यूरेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज आपने खरीदी की, उसको आपने बुक में कितना 80 रुपीज का लिख दिया, तो नहीं चलेगा। 100 रुपीज का अगर खरीदी किया है तो 100 रुपीज का आपको उधर लिखना पड़ेगा या फिर मेंटेन करना पड़ेगा बुक, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेट और कंप्लीट, पूरा 100% रिकॉर्ड करना है ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है, इन सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। जो भी अकाउंटिंग रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से अपने को पूरा ये करना है, कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है सब ट्रांजेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है ऑब्जेक्ट अपना? ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। हर एक चीज जो है अपनी ट्रांजेक्शन वो अपने को रिकॉर्ड करना है। कैसे? डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, जब हमने बताया था अभी मैंने आपको
12 मंथ का आपका पूरा हिसाब देना पड़ता है, लेकिन वो जो हिसाब है अपन डे वाइज पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं अपने बिजनेस में, वही बताया इन्होंने। और अकाउंट वाइज, अभी इसमें अकाउंट वाइज आपको अभी समझ में नहीं आएगा अकाउंट वाइज क्या होता है। जब मैं आपको जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा, आपको लेजर क्या होते हैं पढ़ाऊंगा, अकाउंट क्या होता है आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। अगला क्या है ऑब्जेक्ट अपना, बुक कीपिंग सर एज अ परमानेंट रिकॉर्ड of monetary transaction of an enterprise's business, and it can be produced as evidence whenever and wherever required। सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ से नहीं सीखना है अपने को कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्यों करनी है अपने को। ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करे ये अपना परमानेंट रिकॉर्ड होता है अपने को। अगर फ्यूचर में अगर जाके अगर कुछ लिटिगेशन होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टनर है, दो पार्टनर में कुछ ये होता है, फाइट होती है कि यार तूने मेरे को फंसा दिया, तूने ज्यादा प्रॉफिट ले लिया, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये फ्यूचर में जाके अपने को पूरा पिछला जो रिकॉर्ड है अपन देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, परमानेंट रिकॉर्ड बोलते हैं। तो आगे जाके वो अपने को काम में आता है, और बाद में एज एविडेंस बोल के वो अपने को काम आने वाला है कि अगर कुछ लीगल डिस्प्यूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल केस फाइल करते हैं अपन एक दूसरे के अगेंस्ट कि इन्होंने मुझे फंसा दिया, तो तब जाके अपन क्या उधर एविडेंस मांगने वाले अपने को, जो अपने सिस्टम है अपनी लीगल सिस्टम, तो उधर क्या दिखाएंगे, यही अपन बुक्स ऑफ अकाउंट उधर प्रोड्यूस करने वाले, इसलिए तो उसको बोलते हैं एज एविडेंस बोल के। और आगे जो है वो क्या है, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अभी इसका और एक क्या है अपना ऑब्जेक्ट, कि अपने को पता तो होना चाहिए भाई कि अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। वो कैसे होगा, ओरली तो सब चीजें याद नहीं रहेगी, बुक कीपिंग करेंगे, अकाउंटेंसी मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, तब जाके अपने को पता चलेगा कि अपने को प्रॉफिटेबिलिटी है या लॉस है। ये एक ऑब्जेक्ट है इसका। और नेक्स्ट जो है वो टू नो द टोटल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइजेस। अभी ये टोटल एसेट लायबिलिटीज ऑफ इंटरप्राइजेस ये क्या है, आपको आपने तो पढ़ा नहीं है, मुझे तो पता है लेकिन आपको पता नहीं है, तो अभी कैसे समझे आपको, तो एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूँ एसेट मतलब क्या है और लायबिलिटी मतलब क्या है। तो बिजनेस में क्या होता है, अभी एक क्लास है अपना, तो ये एक बिजनेस होगा मेरे लिए, तो इधर जो भी मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये जो पेन है मेरे पास, ये जो लैपटॉप है, ये सब मेरे पास एसेट है। इसका ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मेरे पास कितना एसेट है। कैमरा एक हो गया, कैमरा भी मेरे लिए एसेट है, तो ये सब चीजें मेरे लिए एसेट है, तो इसका मैंने ऑलरेडी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जब मैंने खरीदी किया था 2 साल पहले। तो इसी को क्या बोलते हैं, अपन एसेट बोलते हैं। समझ में आ गया एसेट क्या होता है। तो अब लायबिलिटी क्या है, ये क्या चीज है, अभी कुछ समझ में आते हैं। हाँ सही बताया आपने, लोन, वही मैं आपको बताने वाला था। लोन का मतलब क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल क्या हो गया, मेरे को जब मैं ऑफिस डाल रहा था, ये पूरा अपना सेटअप बना रहा था ये रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए, तो क्या होगा उस टाइम पे मेरे को लगने वाले थे 5 लाख रुपए, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं थे, मेरे पास 3 ही लाख रुपए कैपिटल था। तो 2 लाख क्या किया मैंने, अपने फ्रेंड से लोन लिया एज अ बोरो। उसको क्या बोलते आपण, कभी कभी उसने पैसे बोलते ना, मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण, उसने पैसे घेतले मी मित्राकडून बिझनेस चालवण्यासाठी। माझे आपल्याला किती लागणार आहे बिझनेस चालवण्यासाठी, 5 लाख रुपये लागणार होते मला पूर्ण सेटअपसाठी, त्याच्यातले 3 लाख रुपये माझ्याकडे शिल्लक होते। ते 3 लाख रुपये कुठून आले माझ्याकडे, ऑलरेडी माझ्याकडे बँक बॅलन्स आणि कॅश बॅलन्स होता, ते 3 लाख रुपये होते माझ्याकडे, पण आता 2 लाख रुपये कमी पडतायत मला पूर्ण सेटअप टाकायचंय। मग मी काय केलं, एकतर मित्राकडून उसने घेणार पैसे, नाहीतर बँकेकडून लोन घेणार। जे बँकेकडून लोन घेतो आपण ते 2 लाखाचं मी घेणार आहे, बँकेकडून घेऊ शकतो किंवा मित्राकडून घेऊ शकतो। मी त्यावेळेस कुणाकडून घेतलं होतं, माझ्या मित्राकडून, पण त्याला परत तर द्यावं लागेल आपल्याला पैसे, त्यालाच काय म्हणतो आपण, लायबिलिटीज म्हणतो। लायबिलिटीजचा अर्थ काय होतो की आपल्याला कुणाला तरी पैसे द्यायचे, परत द्यायचे पैसे। आपण लोन घेतलं ते परत द्यायचे आपल्याला फ्युचरमध्ये, आपण कुणाकडून पैसे घेतले तर ते परमनंट आपल्याला फ्रीमध्ये तर कुणी देणार नाही, त्याला पैसे आपल्याला परत करावं लागतील फ्युचरमध्ये, त्यालाच आपण काय म्हणतो, लायबिलिटीज, उधारी। समजलं आता, चला ठीक आहे। ह्या सगळ्या गोष्टी आपण डिटेलमध्ये पुढे शिकणारच आहेत, हे कसं आपलं थेरी चॅप्टर आहे ना पहिला, तर ह्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला एक ब्रीफ मध्ये मी सगळ्या गोष्टी सांगतोय, आणि जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतोय। मराठी येते ना, कधी कधी मराठीमध्ये पण मी बोललं जाईल, तेवढं तर जमलं पाहिजे आपल्याला ठीक आहे, हिंदी मराठी इंग्लिश ठीक आहे। त्याच्यानंतर पुढचं ऑब्जेक्ट काय आपलं, नो व्हॉट द बिझनेस ओन टू अदर अँड व्हॉट अदर वॉन्ट्स टू बिझनेस। हेच आता वरचं जे एक्झाम्पल घेतलं आपण, की आपल्याला कुणाला काही द्यायचंय काय, आपली लायबिलिटी काय आहे का, हे आपल्याला कसं समजणार, हे एक ऑब्जेक्ट आहे आपलं ह्याचं बुक किपिंगचं। नो व्हॉट द बिझनेस ओन टू अदर, तर दुसऱ्याला काही देणं आहे का आपल्याला, आणि
व्हॉट अदर ओन टू हिम, म्हणजे आपल्याला कोणाकडून काही येणं आहे का? जसे की फॉर एक्झाम्पल मी काहीतरी माझा बिझनेस आहे, मी तुम्हाला काय केलं, आता लेक्चर शिकवतोय बरोबर, लेक्चर शिकवतोय तर तुमच्याकडून मला पैसे द्यायचे लेक्चरचे, मला तुमच्याकडून ओन आहेत पैसे, मला तुमच्याकडून ए नाही, हे पण एक बुक किपिंगचा ऑब्जेक्ट मध्ये कव्हर होते. तर चला पुढे जाऊ दे आपण. तर अगला जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बिजनेसमैन नो टू, बिजनेसमैन कम टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस और द प्रीवियस ईयर, कंपेयर इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट विथ अदर बिजनेस इंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन. अब इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी अपन जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो बुक कीपिंग कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अभी मेरा ये पहला साल था, ये दूसरा साल, ये दूसरा साल, ठीक है, ये समझ लो ऐसे ही अपना 24-25 था, ठीक है, और ये 25-26, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ था मुझे, 1 CR लास्ट ईयर में, और ये 25-26 में कितना हुआ, 1.5 CR. बस यही बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट कि अपने को समझ में कैसे आएगी लास्ट ईयर में अपना प्रोग्रेस क्या था, अभी इस साल में क्या प्रोग्रेस हुआ है, ये सब चीजें अपन कंपैरिजन करके बताएंगे ना. फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको 10th में कितने मार्क्स मिले थे, 70 मार्क्स मिले थे, ठीक है, और 12th में कितने मिले, 75. ये कैसे आपको समझ में आए, आपके पास एक मार्कशीट है, मार्कशीट की क्या है, वही एक बुक कीपिंग है, इसी को वही अपना एक रिकॉर्ड है, वही अपना एक बुक कीपिंग है. तो आपको कैसे समझ में आएगा कि अपने पास दोनों साल का जब आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि अपने को 70 से 75 मार्क्स कैसे मिले. एक कंपैरिजन आप कैसे करेंगे कि आपने अपने एजुकेशन लाइफ में ग्रोथ किया या क्या किया, इसी तरीके से अपन समझते हैं. तो यही बोल रहे हैं कि ये प्रोग्रेस अपने को पता चलता है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और इस साल में क्या प्रोग्रेस हुआ है. और एक चीज इसमें बोला है, क्या बोला है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में भी अपने को कंपैरिजन का पता चलता है. वो कैसे पता चलता है, फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, तुम्हारे 2 साल का मार्कशीट ले लिया 10th और 12th का, और तुम्हारे फ्रेंड का भी 10th और 12th का लिया, तुम्हारे पिताजी ने तुमको पूछा कि अरे तुझे तो इतने 75 मार्क्स मिले 12th में, और बाजू वाला जो बंदा है अपना तेरा फ्रेंड है उसको कितने मिले, उसको 80 मिले. तो ये भी एक कंपैरिजन के लिए अपने को काम में आता है अपना रिकॉर्ड. यही बस सब चीजें इधर एक्सप्लेन की हुई है. तो काफी थ्योरी हो गई है आज के दिन में, बस यही चीजें अपन धीरे धीरे सीखने वाले हैं. अभी तो अपने 2-3 लेक्चर जो है वो थ्योरी पढ़ाने वाला है मैं आपको विथ एग्जाम्पल के साथ. बस सीखते जाएंगे धीरे धीरे, सब चीजें समझ में आएगी. अकाउंट सीखना है तो एग्जाम्पल मस्ट है, थोड़ा टाइम भी लगेगा अपने को सब चीज समझने में, क्योंकि कैसे इधर मेरे को सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़ानी है, इसमें आपको मुझे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें, हर एक चीज विथ एग्जाम्पल समझाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. धीरे धीरे पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है अपने को. लगभग अपन अभी कब 5 मंथ तक साथ में पढ़ने वाले हैं, लगभग 8 to 9 मंथ अपन साथ में है. तो हर एक चीज अपने पास टाइम है, हर एक चीज अपन आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं करने का. कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और क्लास होने के बाद में भी पूछ सकते हैं. मैं आपको हर एक चीज अच्छे से विथ एग्जाम्पल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. आज के लिए बस इतना ही काफी है. तो चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू.